Hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and I'm back again with another chapter in your series in the biology, and that would be your Golgi apparatus. Okay, so हम लोगों ने series start किया. We have started this series which is dedicated to the dedicated students of the defense examinations. Okay, क्योंकि जब मैं preparation कर रही थी, जब when I was preparing for these examinations in 2018 and 19, तो उस टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि स्टडी मटेरियल जो है वो इतने सारे सोर्सेज थे, इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत होती थी और कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाती थी कि ये चैप्टर कहाँ से लिया था, कहाँ से कौन सा चैप्टर उठाया था। तो यही कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जहाँ पे आपको एक्सपर्ट से गाइडेंस मिलेगा। ओके, क्योंकि आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम्स फॉर 4-5 टाइम्स इन 2018 एंड 19, सो आई नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई नो द रेलेवेंट स्टडी रेलेवेंट टॉपिक्स एंड नॉन रेलेवेंट टॉपिक्स, बिकॉज क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने में ज़ाया कर देते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होते एग्जाम्स में। तो आपको इस सब चीज़ों से बचा करके वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जहाँ पर आपको डेडिकेटेडली पढ़ना तो है, बट दिस थिंग इज डेडिकेटेड फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको इरेलेवेंट चीज़ें उनसे थोड़ा दूर रखा जाएगा। आपको वही पढ़ना है जो कि एग्जाम्स में रेलेवेंट है। ठीक है, कंसाइज, कंप्राइज और एकदम रेलेवेंट कंटेंट के साथ में वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज डेडिकेटेड फॉर द सिंसियर स्टूडेंट्स। ओके, so if you are sincere at whatever you are preparing for the examination, तो just go and subscribe the channel so that आपको जो अपडेटेड वीडियो जो भी अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहें और आपके जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, उसमें कोई बाधा ना आए। ओके, सो हाँ, बातें बहुत सारी हो गई, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आज हम लोग जैसे इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने सेल के बारे में जाना, सेल क्या होता है। ठीक है, सेल जो है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल जो है, एक एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, आप कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म उठा लीजिए, कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म उठा लीजिए, हर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स जो दिखते भी नहीं है। एक इंडिविजुअल सेल आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, नॉर्मल आई से देख नहीं सकते until unless you have the माइक्रोस्कोप। तो ये इतने छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि फंक्शन जो होता है बॉडी में, जितने भी फंक्शन और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। सेलुलर लेवल पे होंगी पहले, तब जाके वो फिर आसपास के सेल्स टिश्यू लेवल पे होंगे, फिर ऑर्गन लेवल पे होंगे, और फिर तब जाके पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कैरी आउट होता है। तो इसीलिए जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ओके, सो ये तो हो गया आपका सेल की बातें। अब हम लोग बोल रहे थे कि ये जो फंक्शंस जो हैं वो सेल परफॉर्म करता है। अब सेल के अंदर कौन है जो ये परफॉर्म करने में, फंक्शंस परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करता है? एंड दैट इज योर अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनील्स। अब ये जो ऑर्गेनील्स हैं ये सेल के अंदर होते हैं, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनील्स जो हैं वो सेल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और सेल इज जस्ट अ बॉडी, सेल के अंदर का काम जो है वो कौन करते हैं? ये सारे ऑर्गेनील्स करेंगे। हम लोगों ने अभी तक सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, वी स्टडीड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि अब एग्जामिनर्स भी बोर हो गए हैं इसको पूछ पूछ के। तो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा जिसमें दो टाइप के ईआरस होते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर आज बारी है हमारे प्यारे से गोल्जी बॉडीज की। ओके, सो गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद विल सी द राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड आर न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी बेसिकली, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग समझते हैं, बट यहाँ पे आई कांट हेल्प यू, आपको ये खुद याद करना पड़ेगा। द नेम इज गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी बेसिकली क्या है? ये एक नेम है of the this the name was given by the
साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया और उन्होंने उसी अपने ही नाम पर उसका नामकरण कर दिया कि भाई मुझे तुम मिले हो तो फिर तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। साइंस में ऐसे होता है, लाइक जो भी जिसको मिलता है वो उसी के नाम से जाना जाता है इन द रेस्ट ऑफ द साइंस, इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो वैसा ही हुआ, कैमिलो गोल्जी साहब थे, इनको गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी इन्होंने करी तो अपने ही नाम पर इनका नामकरण कर दिया। ऑलराइट, तो गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं? जो गोल्जी बॉडीज होते हैं दे आर, क्या बोल रहा है पॉइंट, गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, ग्रुप होता है ऑफ ट्यूब्स एंड वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ओके, सो दिस इज what it is saying, this is the group of tubes, flat tubes होते हैं, ठीक है, flat tubes होते हैं, ऐसे flat tubes होते हैं and they are arranged in a group in a particular peak like fashion। ठीक है, ये बहुत सारे tubes होते हैं, फिर vesicles होते हैं, vacuoles होते हैं। ठीक है, vesicles मतलब एक small round packets, ठीक है, you can call it as a packet, कि एक वेसिकल जो है उसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, उसके अंदर कुछ एनक्लोज होता है और वो गोल्जी अपैरेटस के साथ में प्रेजेंट होते हैं, और फिर वैक्यूल्स हैं, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, गोल्जी अपैरेटस बनता है। इंडिविजुअल वुड बी द गोल्जी बॉडी, इसको बोलेंगे गोल्जी बॉडी, इसको दो गोल्जी बॉडी, ये तीसरी गोल्जी बॉडी। और इंडिविजुअल जब ये बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, जो कि ग्रुप में ही रहते हैं, ये कहीं आपको ऐसे बिखरे हुए नहीं मिलेंगे कि एक गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास है, एक कहीं और है ऑपोजिट पोल्स पे, नहीं, ये आपको ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, और फिर ग्रुप में उसको कहेंगे आप गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन प्लांट्स इट इज मोर इन नंबर, प्लांट्स में ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है डिक्टोजोम्स। प्लांट्स में इनको कहा जाता है डिक्टोजोम्स। अब प्लांट्स में एक डिफरेंस हमें ये पता चल गया कि डिक्टोजोम्स कहा जाता है, एक और डिफरेंस हमने पढ़ा था क्या, कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल प्लांट्स के जो आउटर बाउंड्री होती है वो बनाती है, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेल। बट इन एनिमल्स देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज जस्ट द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी प्लांट एनिमल सेल में। तो फिर ये दो डिफरेंसेस हो गए हमें अभी तक जो पता चले प्लांट सेल और एनिमल सेल के, कि पहली चीज प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरी चीज प्लांट सेल में जो ये गोल्जी बॉडीज होती हैं उनको वो थोड़ी ज्यादा नंबर में होती है और उनको डिक्टोजोम्स कहा जाता है, और एनिमल सेल में इनको गोल्जी बॉडी कहेंगे, नो न्यू नेम। ओके, सो फिर द डिक्टोजोम्स। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द कंपोजिशन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ओके, सो बॉडी में हमारी खुद की बॉडी जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से ही बनी है। तो बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो इसके अंदर के भी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनिल्स होंगे, गोल्जी बॉडी कहीं और से तो आया नहीं है, बाहर से तो थोड़ी ना बोरो करके हम लोग अपने अंदर घूम रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी का ही पार्ट है। तो इसका भी कंपोजिशन, मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन, मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज द लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का ही बना हुआ होता है, मतलब इन तीनों का ही बना हुआ होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसा है, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है, दिस इज अ गोल्जी अपैरेटस। अब यहाँ पर ये देख रहे होगे आप कि ये मैंने जैसे कहा था आपको कि ट्यूब्स, फ्लैट ट्यूब्स में अरेंज होता है, तो ये रहे आपके फ्लैट ट्यूब्स। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं इन पीक लाइक पैशन। तो ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया, और भी जितने मर्जी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो उतने ही, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 हैं तो 5 ही होंगे सब में, नहीं, ये डिपेंड करता है, वैरी करता है। ओके, सो यहाँ पर आपका एक दिख रहा होगा आपको, ये एक गोल्जी बॉडी है, इसमें यहाँ पे सिस्टर्न, ये क्या होता है, जो ये ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये यहाँ पे जो कोने पे जो होता है इसको सिस्टर्ने कहा जाता है, और इसके अंदर की जो स्पेस होती है उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ठीक है, और ल्यूमेन मतलब कहीं पे भी आप जाओ, आपने कोई भी दूसरे ऑर्गेनिल भी पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं पे भी आप वर्ड आपको मिलेगा, इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड है
कि ल्यूमन का मतलब होता है अंदर की खाली जगह, स्पेस, अंदर की स्पेस। तो यहाँ पर भी क्या है ल्यूमन का मतलब कि अंदर की इसकी जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमन कहेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, द सिस फेस, और ये क्या है, ट्रांस फेस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो ठीक है, बाकी सब हो गया। अब सिस और ट्रांस का क्या इसमें इशू आ गया। तो सिस फेस, सिस का वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम साइड। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे हम लोग, जो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में we studied about the cis phase and the trans phase, like cis arrangement and the trans arrangement। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि cis मतलब क्या होता है, वहां पर भी क्या होता है, cis मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। तो इसमें भी वही है, cis मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ इट और ट्रांस मतलब ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट। अब किसके सेम साइड और ऑपोजिट साइड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओके आई विल टेल यू। यहाँ पर ये देखो, आपका एक सेल दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा सेल है, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है एक, इसके अंदर आपका डीएनए जो है वो पैक रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप रिलेट कर पा रहे हो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा कि हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पर फिर उसके बाद में ये न्यूक्लियस हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये गोल्जी अपैरेटस, ये गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी जो होती है उसका एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेस न्यूक्लियस और को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेम साइड में होगा, जो उनको फेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे सिस फेस, और जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, ट्रांस फेस। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि गोल्जी बॉडी का जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस को फेस कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस फेस, और जो फेस ऑपोजिट होगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस फेस, ठीक है। और ये हर किसी का होता है, मतलब इसका ये वाला जो गोल्जी बॉडी है इसका सिस फेस ये होगा, ट्रांस फेस ये होगा। फिर ये जो दूसरा है इसका सिस फेस ये होगा, ये वाला ट्रांस फेस होगा। तो इसका सिस फेस ये होगा, ये वाला ट्रांस फेस होगा। तो एवरी गोल्जी बॉडी का एवरी जो बॉडी है गोल्जी अपैरेटस का, एवरी बॉडी विल हैव अ सिस फेस एंड अ ट्रांस फेस। मतलब ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है। तो दिस goes on, every Golgi body has its own cis phase and the trans phase, alright। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी, एवरीथिंग इन आवर बॉडी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कुछ भी वेस्ट नहीं है बॉडी में, कुछ भी इज नॉट फॉर वेस्ट। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन पर्पस, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, it works as a storage, processing, packaging and transportation of material, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन है स्टोरेज, स्टोर करता है कोई भी चीज, अगर उसको पास की जाती है तो वो वहां पर उसको स्टोर करके रखता है, और तब तक स्टोर करता है जब तक उसका काम नहीं आता, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने देखा है यार, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी मॉडिफिकेशन होती है या ट्रांसपोर्टेशन होती है, वी विल सी। ओके, सो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो गोल्जी बॉडीज है उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है। टीएमपी याद रखना है, जब मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा थोड़े ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, इससे आपको याद रखना है, ठीक है, कि इसका क्या फंक्शन है। तो टीएमपी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एम स्टैंड्स फॉर मॉडिफिकेशन एंड पी स्टैंड फॉर पैकेजिंग। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन फॉलो। ओके, सो किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग हो रही है, ओके आई विल टेल यू। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। कम ऑन, वेयर इज द रेजर। ऑलराइट, जैसा कि हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है। कंट्रोल रूम क्यों, क्योंकि वो जो सेल है उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके जो
जितना भी जो भी उसमें कुछ भी सिक्रीशन हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? द डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज ये डीएनए, न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए, और सेल को कुछ बनाना है। ठीक है, तो सेल को जब कुछ बनाना होता है, सपोज सेल के पास ब्रेन ने कमांड दिया कि भाई सेल है, उनको ग्रोथ हार्मोन्स बनाना है। छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, तो उसको ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत है। तो ग्रोथ हार्मोन्स बनाने के लिए कहाँ पे जाएगा? कमांड आएगा न्यूक्लियस के पास में, डीएनए के पास में। डीएनए के पास क्या है? रॉ मटेरियल है, उसके पास कोड्स हैं कि इन कोड्स से अपन हार्मोन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या है, समझो। ओके फाइन, इसका जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस, डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, इसको कोई बॉडी का कोई भी पार्ट रीड नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कोई भी पार्ट जो है वो रीड नहीं कर सकता, तो इसको कोई यूटिलाइज, इसका कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये बात उसको पता है, न्यूक्लियस को पता है कि मेरे जो डीएनए है इसको मैंने छोड़ दिया तो इसका कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करके भेजता हूँ, जो कि राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और कोई हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स ही हैं, तो वो प्रोटीन्स बना सकें ऐसी लैंग्वेज में इसको मैं ट्रांसक्राइब करके भेजता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करता है, डीएनए क्या करता है, इसको आरएनए में ट्रांसक्राइब करता है, एमआरएनए में ट्रांसक्राइब करता है। अब एमआरएनए जो है वो राइबोसोम्स रीड कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि एमआरएनए में क्या लिखा हुआ है। तो ये एमआरएनए में कोड होता है, वो जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ इसके थ्रू, जो पोर्स हैं इसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू यहाँ पे राइबोसोम्स के पास आ जाता है। अब राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, एमआरएनए को रीड करते हैं कि भाई क्या चीज बनानी है, जो कमांड है न्यूक्लियस की, जो कमांड है वो क्या बोल रहे हैं, किस चीज का ऑर्डर आया है, तो वो रीड करते हैं ऑर्डर का, तो जो कोड है वो रीड करते हैं, अच्छा ये ग्रोथ हार्मोन्स बनाने हैं। ओके, सो जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, फिर ग्रोथ हार्मोन्स बनाएंगे। अब यहाँ पे जो ये हार्मोन, जो प्रोटीन बनाया उन्होंने, जो राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बनाया, तो वो थोड़ा सा अभी रॉ फॉर्म में है, उसको बॉडी यूज नहीं कर सकती है, वो अभी थोड़ा सा उसको प्रोसेसिंग की जरूरत है, उसको अभी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उसको फिर कहाँ जाता है, कहाँ भेजा जाता है, गोल्जी बॉडी के पास, कि इसकी भाई इसको एक फाइनल फॉर्म में आप लेकर आइए, इसको पूरा मॉडिफाई कीजिए, इसमें कुछ घटाना या बढ़ाना है तो आप वो करिए, और उसके बाद में इसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर गोल्जी बॉडी इसको लेता है, और गोल्जी बॉडी में फिर ट्रैवल करता है, ऐसे 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 कैसे भी ट्रैवल ट्रैवल करेगा, और जैसे जैसे वो ट्रैवल करता है वैसे वैसे उसकी मॉडिफिकेशन होती जाती है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन में बहुत सारे, उसमें अगर कुछ ऐड करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अगर कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो भी किए जाते हैं, और फिर उसके बाद में फाइनली वो लास्ट वाले गोल्जी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, अब वहां पर उसकी प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो अब बॉडी में खुद ही तो यूज नहीं करना ना उसे हार्मोन को, उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे आती है आपकी पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग, पैकेजिंग करेगा उसकी। अब पैकेजिंग कैसे करेगा, अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, लास्ट वाले इसमें पहुंच गया, तो ये जो अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में जैसे ही वो पहुंचेगा तो मेम्ब्रेन उसको पिंच इन कर लेगी, जो हार्मोन है उसको पिंच इन कर लेगी, और एक वेसिकल बनाएगी। वेसिकल मतलब एक पैकेजिंग, एक बॉक्स, या फिर एक कह सकते हैं सर्कुलर होता है, तो एक वेसिकल इन द सेंस कि इट इज अ पैकेजिंग, बेसिक पैकेट्स, तो पैकेट्स में उसको पैक कर लेगी। और पैकेट्स किसके होते हैं, खुद की इसकी मेम्ब्रेन के पैकेट्स होते हैं। तो जैसे ये है गोल्जी बॉडी, मेरे हाथ गोल्जी बॉडी है, और कोई आ रहा है प्रोटीन, तो वो मैं उसे एनक्लोज कर लूंगी, और फिर ये जो मेरे हाथ हैं, मतलब ये जो गोल्जी बॉडी का ये जो पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेन है, वो पूरी मेरी बॉडी से, गोल्जी बॉडी की जो बॉडी है उससे डिटैच हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर वेसिकल बनाएगी। और ये वेसिकल जो है, ये वेसिकल लेबल्ड होता है, और लेबलिंग भी कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है, कि आपको इस जगह जाना है, आप वहीं जाइएगा, आपको कहीं यहाँ वहाँ फूटने की जरूरत नहीं है। तो ये जो गोल्जी बॉडीज की जो वेसिकल्स होती है, इनके ऊपर लेबलिंग होती है। ठीक है, और ये लेबलिंग भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करते हैं, और इसी वजह से फिर ये जो है वेसिकल, ये वहीं जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पे इनकी डिलीवरी होनी है। अपने आप इनको पता है कि हाँ मुझे, इनके पास एड्रेस है, उनको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, और वो वहीं जाकर अपना
काम करता है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करता है। फिर उसके बाद में ये वेसिकल्स में बन गया, वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन के पास जाते हैं और फिर वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या तो खुद मेन स्ट्रीम में उसको छोड़ देते हैं, वहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं और फिर जो हार्मोन है उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे और वो अपने आप फिर जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। और या फिर खुद ही वेसिकल जो है वो खुद ही जाएंगे, पोर्स के थ्रू वो निकलेंगे ऐसे बाहर और ब्लड स्ट्रीम में वेसिकल्स ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे भी उनको जाना है वो वहाँ जाएंगे। ओके, ऑल राइट, ये हो गया हमारे गोल्जी बॉडी का TMP, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग का फंक्शन। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी, सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो द लाइसोसोम्स। सेल वॉल की फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, देखो हमने जब हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर तुमने नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच इट, बिकॉज फिर यही है, साइंस इज ऑल अबाउट स्टेप्स। अगर पहले स्टेप पर नहीं चढ़ोगे तो आपको आगे के स्टेप्स नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है। तो जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। तो सेल वॉल हमने उसमें वहां पे पढ़ा था कि सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिग्निन, ठीक है, और पैक्टिन वगैरह ये सब जो होते हैं। अब ये जो पैक्टिन और लिग्निन है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, आपकी गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ओके, आपकी गोल्जी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है ये लिग्निन बनाएगी, और फिर इसको वेसिकल्स में पैक करके, ऐसे यहाँ पे लिग्निन इसको पैक करके बाहर छोड़ देगी सेल वॉल के पास में, और सेल वॉल उसको सिंथेसिस में अपने यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया सेल वॉल का। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाती है, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेल जो गोल्जी बॉडी है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोजिशन और द सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम होता है लगभग। तो फिर ये अपना मेम्ब्रेन थोड़ा सा पिंच ऑफ करके, बर्ड ऑफ करके वहां पर भेज देते हैं, कहाँ पर, मेम्ब्रेन के पास भेज देती है, और मेम्ब्रेन उसको फिर अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, वैसे के वैसे ले लेता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब लाइसोसोम्स कैसे बनाते हैं, क्या देखा था हमने, लाइसोसोम्स कैसे बनाते हैं, लाइसोसोम्स जो है इसमें दिख रहा होगा आपको कहाँ पर, लाइसोसोम्स जो है वो कैसे बनाते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो बॉडी का एक और ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर लेक्चर्स पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स जो है उनकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। वो क्या करते हैं, जो सेल का जितना भी गार्बेज होता है, जो काम का कूड़ा करकट है, काम का नहीं है, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, उसको वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और फिर सेल के बाहर अगर एक्सपोर्ट करना है तो बाहर छोड़ देंगे, और अगर अगर सेल के अंदर ही करना है तो फिर सेल के अंदर उसको वापस से रीजनरेट करने के लिए, वापस से उसको रीयूज करने के लिए वापस भेज देंगे। अब जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करती हैं, वही करती हैं डाइजेशन। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो कहाँ बनती है, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये यहाँ पे बन तो गई, पर ये अभी दे आर नॉट प्रोसेस्ड, ठीक है, अब ये अभी यूज के काबिल नहीं है। तो इनको क्या किया जाता है, इनको भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के पास में कि आप इनको प्रोसेस करो, इनको मॉडिफाई करो, और फिर इनको एक वेसिकल में पैक करके साइटोप्लाज्म में छोड़ दें। तो फिर जो गोल्जी बॉडी वो क्या करते हैं कि हाँ इसको एसिमुलेट करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको एसिमुलेट करते हैं, और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ घटाना बढ़ाना रहा तो वो करते हैं, और फिर उसको अपने अंदर की एक मेम्ब्रेन में उसको पैक करके छोड़ देते हैं एज अ लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपना जो भी इंट्रासेलुलर का जो भी फंक्शन है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है वो कैरी आउट करेगा, बड़ा होकर लाइसोसोम बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट से, नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स from simple sugars which combine with the proteins made by the ribosomes forming the glycoprotein। क्या बोल गए, ओके फाइन, क्या बोल रहे हैं, आराम से पढ़ते हैं कि it helps in the synthesis of the carbohydrates from simple sugars, ठीक है। simple sugars मतलब मोनोमर्स, एक जो सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मोनोमर मतलब एक एक ग्लूकोज मिला के फिर कोई बड़ा सा चेन बनाएगा जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट की कोई भी XYZ कोई भी चेन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे गोल्जी बॉडी में ये कह रहे हैं
कि छोटे छोटे मोनोमर से सिंपल सिंपल शुगर से ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और फिर उसको जो हमारा प्रोटीन है जो कि किसने बनाया है, राइबोसोम्स ने बनाया है। हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन बनाया है किसने, राइबोसोम में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ बने, गोल्जी अपैरेटस में। तो दोनों को मिलाकर वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, प्रोटीन्स फ्रॉम द राइबोसोम्स, मिलाकर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, कुछ नहीं, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएगा कौन, बनाने में हेल्प करते हैं कौन, गोल्जी बॉडी। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट सेज, प्रोटीन लेबलिंग होती है। ओके, सो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से बनाए, वो आए किसके पास में, प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी बॉडीज के पास में। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगा पहले उसका, फिर उसकी लेबलिंग होगी। तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो होता है वो जरूरी स्टेप होती है, बिकॉज जब राइबोसोम्स जो है वो बनाते हैं प्रोटीन्स को तो वो सिंपल चेन होती है। ठीक है, अब ऐसे चेन जो है वो आप बॉडी में रिलीज नहीं कर सकते उसको। एक पर्टिकुलर कपड़े जो है वो आप अलमारी में ऐसे फेंक देते हैं तो बहुत ज्यादा एकदम कचरा जैसा लगता है ना, तो वैसे ही प्रोटीन्स को जो है उनको फोल्ड किया जाता है ताकि उनको किसी एक पैटर्न में अरेंज किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नहीं तो इतनी लंबी लंबी सी चेन है इसे बॉडी में ऐसे सांप के जैसे लौटेंगी, तो वो एक बहुत ज्यादा डैमेजिंग प्रोसेस होगा कि जो सेल का जो ये प्रोटीन इतनी मेहनत से जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इतने लंबे लंबे से अगर स्ट्रिंग्स में उसको भेजा जाएगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है, किसमें, फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, बहुत सारे फोल्डिंग के स्टेप्स होते हैं, तो वो फोल्ड किया जाता है प्रोटीन को, और फिर उसके बाद में उसकी लेबलिंग कर दी जाती है कि भाई तुमको इस एड्रेस पे जाना है, तुमको यहाँ जाके रुकना है, यहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट होना है। वो कहाँ होगी, गोल्जी अपैरेटस में होगी। लेबलिंग भी गोल्जी अपैरेटस में होगी। फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। उसको अगर ऐसे छोड़ना है तो ऐसे, नहीं तो उसको वेसिकल के अंदर उसे पैक करके फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा। फिर आता है आपका सेलुलर सिक्रीशन। अब सेलुलर सिक्रीशन क्या है, मतलब कि सेल के बाहर जो भी चीज जा रही है वो सेल का सिक्रीशन है, वो सेल के द्वारा बनाई गई चीज है। तो हमने देखा कि हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो सेल बनाता है, वो सेल के बाहर जाते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स ये क्या है, प्रोटीन्स ही हैं बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, सेलुलर सिक्रीशन है। इनको भी एंजाइम्स को या फिर जो हमारे हार्मोन्स हैं इनको पैक करके फाइनल स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेबल करके कौन भेजता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है वो अगर नहीं हो तो आपके जो अंदर जो भी बन रहा है, डजेंट मैटर हाउ एफिशिएंटली यू आर मेकिंग, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वो सेल के अंदर ही सब कुछ रह जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जो गोल्जी बॉडी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ एनीथिंग विच इज मेड बाय द सेल ओवरऑल। ठीक है, तो ये रहा आपका गोल्जी बॉडीज के बारे में। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। और अगर आपका एग्जाम्स हैं तो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, बी सिंसियर एट वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू विल अचीव योर गोल। ओके, सो थैंक्स।